आज की क्लास की शुरुआत हम एक बच्चे के डाउट से कर रहे हैं, जहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे होंगे, इफेक्ट ऑफ बॉइंट फोर्स। पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया तो एफबीडी में एक नया फोर्स आ जाता है, बॉइंट फोर्स, और जो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे कि भाई वॉल्यूम कितना पानी के अंदर है। और कोई भी फ्लूइड हो वो बॉइंट फोर्स लगाती है। इवन एयर, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेज, एयर भी बॉइंट फोर्स लगाती है। और अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हमें वो कंसीडर करना होता है। इस तरह का सिस्टम होता है। सब क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर है सर। क्लियर है तो यार फिर या तो आप ही नेटवर्क चेक करो अपना। यस सर। क्या हुआ, सभी को दिख रहा है ना वैसे क्या है क्या नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो देखो, जो पहला इनका क्वेश्चन था वो ये था, इफेक्ट ऑफ पॉइंट फोर्स पे एक सवाल पूछा था कि पानी के अंदर ये कोई एक कंटेनर है, कंटेनर नहीं कोई बॉक्स है, पानी अलग से है और ये एक बॉक्स आपको दिया गया है, पानी के अंदर ये पूरा डूबा हुआ है इस तरह से, एंड बॉक्स का मास है m। एम्प्टी बॉक्स दिया था ये कि ये एक एम्प्टी बॉक्स है जिसका मास है m। अपने वेट की वजह से ये जाना तो चाहिए था g एक्सेलरेशन से, लेकिन कुछ पॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया था, जो भावना ने पूछा उसमें, कि इसकी एक्सेलरेशन होगी g/6। देखो, मैं ये डाउट यहां लेने का ये पर्पज है कि आपको एक टॉपिक की तरह दिखे ये चीज कि भाई पॉइंट फोर्स अगर आ जाए तो कैसे सवाल कर लेना है, उसको आप समझिए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस बॉक्स के अंदर भावना अभी आप हो क्या क्लास में? हाँ जी भावना, क्लास में हो क्या आप? पहले ये दिया गया था कि ये ऊपर जा रहा है, इस पे पॉइंट फोर्स अच्छा खासा लग रहा होगा, वेट इतना सफिशिएंट है नहीं, खाली है तो ये ऊपर जा रहा है और g/6 एक्सेलरेशन से। मैं पूछ रहा हूं भावना है क्या क्लास में? ठीक है, तो इधर ध्यान दो। अभी आपका सवाल ये था कि इसके अंदर कितनी कुछ मटेरियल या मिट्टी या कुछ डाल दिया जाए। मान लो हमने इसके अंदर सैंड डाल दी जिसका मास है m0, एक मिट्टी डाल दी जिसका मास है m0, इससे इसका टोटल मास हो गया m प्लस m0। मिट्टी डालने से इसका टोटल मास हो गया m प्लस m0। और पूछा है कि कितनी मिट्टी डालें या कितना मटेरियल डालें ताकि यही कंटेनर, यही बॉक्स नीचे आने लग जाए विद एन एक्सेलरेशन g/6। एक खाली डिब्बा होता है, अब पानी में नीचे छोड़ दोगे, पानी की बाल्टी में नीचे छोड़ दोगे, क्या वो अपने आप ऊपर आ जाता है कि नहीं? बताओ, उसे उल्टा करके कैसे भी करके, एम्प्टी अगर वो होगा तो आ जाएगा कि नहीं अपने आप ऊपर? ठीक है, लेकिन अगर ऊपर आने के बाद आप उसमें कुछ भर दें, उसको भर दें तो दोबारा नीचे जाने लगता है। तो सवाल ये है कि जब ये ऊपर आ रहा था अपने आप तो g/6 एक्सेलरेशन से आ रहा था, तो कितना इसके अंदर मास और भरे कि ये डाउनवर्ड उसी एक्सेलरेशन से जाने लग जाए। तो आपको करना क्या है, दो बार एफबीडी बनाना है। सबसे पहली बात, इसमें कुछ भरने से क्या इसका वॉल्यूम बढ़ा होगा? बताओ, ये बॉक्स है, बॉक्स में अगर आपने कुछ भर भी दिया तो क्या इसके वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, यानी कि पॉइंट फोर्स सेम रहना है। पॉइंट फोर्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, 9th में पढ़ा होगा आपने, और +1 में हम पढ़ेंगे आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखिए कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे होंगे। पहले मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। इस पे नीचे लग रहा होगा mg, जबकि इस पे नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इस पे नीचे लग रहा होगा m प्लस m0 इंटू g। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंट फोर्स दोनों बार सेम रहेगा, यहां भी b, यहां भी b, लेकिन इधर एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब b ज्यादा है mg से, और इधर एक्सेलरेशन नीचे है मतलब ये वाला मास ज्यादा हो गया है b से। चलिए आप न्यूटन्स लॉ लगवा दो, आप अलग अलग डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसमें ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान के न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बनवाई, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? b माइनस mg इज इक्वल टू b माइनस, बिल्कुल सही, b माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू g/6।
अब उसमें एक्सेलरेशन नीचे है, तो आप एक काम करो, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और अब इसकी इक्वेशन बनवाओ, क्या बनेगी? m plus m naught g minus b is equal to m plus m naught हाँ, m plus m naught into g minus b is equal to m plus m naught into g by 6। अब उस सवाल में m naught पूछा है और b नहीं दिया, तो आपको ये बताओ पहले इफेक्ट ऑफ बॉइंट फोर्स आ गया समझ में कि जब तक वॉल्यूम सेम रहेगा बॉइंट फोर्स ऊपर ही लगेगा और उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, एफबीडी में एक नया फोर्स ऐड हो गया, बॉइंट फोर्स। अब मान लो मुझे एम नॉट निकालना और बी नहीं दे रखा, तब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। आप 1 + 2 कीजिए, क्योंकि ऐड करते ही बी से बी कैंसिल हो रहा है। ये बना mg, mg कट गया, mg से mg भी कट गया। इधर ओनली क्या बचा, इस साइड ओनली, लेफ्ट हैंड साइड में m नॉट g, इधर ओनली बचा m नॉट g। इधर जब इनको ऐड करेंगे तो g/6 कॉमन आएगा, m + m + m नॉट, तो 2m + m नॉट, g से g गया, 6 ऊपर आया, तो 6m नॉट इज इक्वल टू 2m + m नॉट। ये चल रहा है 6m नॉट इज इक्वल टू 2m + m नॉट। m नॉट आगे घटा तो 5m नॉट इज इक्वल टू 2m। हमें ये बताना था कि कितना नया मास ऐड किया m नॉट, तो m नॉट बताओ कितना आ गया यहां से 2m/5। हाँ, कैसे निकाला, क्या ये तरीका सोल्व करना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। क्लास में लेने का यही पर्पज है कि आपको ये समझ में आए कि बॉइंट फोर्स का इफेक्ट कैसे देखा जाता है। अब बॉइंट फोर्स खाली पानी में नहीं, फ्लूइड मतलब गैसेज में भी लगता है। फ्लूइड तो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। अब मैं एक और सवाल इनके बॉइंट फोर्स पे ही लेता हूं। एक्चुअली ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये आपके एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 20 था कि नहीं, बताओ अगर आपने ट्राई किया हो तो। यस सर एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 8 भी करवाना एक्सरसाइज में। एक मिनट रुको, ये एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 20 था, ये जो इन्होंने पूछा था। इन्होंने वैसे डाउट भेजा था लिख के, भावना आपने लिख के भेजा, आप वैसे ही नंबर भेज देते मुझे, पूरा वो पेन से लिख के भेजा वहां पे, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और डाउट इनका था, वो आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, तो वो आपको बता रहा हूं। एक और डाउट जो इन्होंने पूछा वो ये है कि एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स भी लगता है, वो शायद एचसीवी का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 19 भेजा है ना, वो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 19 भेज दिया है एचसी वर्मा बुक का। देख लीजिए एक बार, 19 भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये इतने पूरे सवाल लिख के क्यों भेजते हो? या तो कहीं और से ट्राई कर रहे थे ये सवाल, वहां आ गए और यहाँ मैच हो गए, नहीं तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर भेज देना चाहिए। 19th क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि इसके अलावा एक विस्कस फोर्स और लगता है फ्लूइड में। ये तो हो गया बॉइंट फोर्स। अब देखो अगला इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्स। अब ये वाला इफेक्ट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्स, इसको हम समझें। देखिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इस सवाल में दिया गया है, द फोर्स ऑफ बायंसी वो ऊपर लगता है, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक बैलून था जिसमें बैलून का मास m था एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक कोई बलून है, उसका मास है m और वो नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड v के साथ। सबसे पहली बात, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, नीचे की तरफ आ रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। मतलब इस पे फोर्सेस बैलेंस होने, तो इस पे एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा mg, एक फोर्स लग रहा होगा बॉइंट फोर्स ऑफ एयर, एक फोर्स जो लगा होगा दैट इज द बॉइंट फोर्स, क्योंकि इसने एयर की जगह घेरी है, खुद ही आया है। और एक एक्स्ट्रा फोर्स जिसे विस्कस फोर्स बोलते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगा होगा, वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। आप जैसे भागना स्टार्ट करते हो तो आपको क्या महसूस होता है? इवन स्टिल एयर है, आप भागना स्टार्ट करते हो तो आप पे फोर्स किधर लगता है? हवा का पीछे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यानी कि एक विस्कस फोर्स लगेगा k into v, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0, तो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बनाओ, क्या बनी यहां से?
फोर्स बैलेंस की इक्वेशन, B प्लस के वी इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है सर, क्लियर है सर। आप नेटवर्क चेक करो जिसके पास वीडियो क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि अगर यहां से गड़बड़ होती है तो सभी के पास ही गड़बड़ आती है। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहता है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून, उससे कितना मास रिमूव किया जाए ताकि ये ऊपर राइज करने लग जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो लगभग वैसा ही सवाल है, उससे थोड़ा सा अलग। पिछली बार मास डाला था, इस बार मास निकाला है। मान लो एम नॉट मास निकाल लिया तो नया मास हो गया एम माइनस एम नॉट, और आपको एम नॉट बताना है कि क्या होगा कि ये नीचे की बजाय ऊपर चलने लग जाए विस्कस फोर्स v से, ना सॉरी वेलोसिटी v से। आप बताओ फोर्सेस पे क्या क्या फर्क पड़ा होगा। वेट पहले नीचे लग रहा था, क्या उसमें कोई फर्क पड़ा होगा? बताओ। लगेगा तो नीचे ही, लेकिन कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m माइनस एम नॉट इंटू जी। ठीक है। बॉइंट फोर्स हमेशा ऊपर लगता है, बॉइंट फोर्स कभी नीचे नहीं लगेगा, बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा, ये हम फ्लूइड में पढ़ेंगे। लेकिन जो विस्कस फोर्स है वो किधर लगेगा इस बार? हाँ जी, विस्कस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो विस्कस फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा k इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी v है। तो इस बार फिर से कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 तो आपको फोर्सेस फिर से बैलेंस करने पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ फोर्स है m माइनस एम नॉट इंटू जी प्लस के वी इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब इस बार b गायब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें b दे रखा है, तो आप के वी को गायब कर दो। तो मान लो मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, केवी से केवी गया, ये आया b माइनस एम नॉट इंटू जी इज इक्वल टू एम जी माइनस बी। बी को इधर उठा लाओ 2b और इसको उधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा। एक एम जी पहले था और एक एम जी ये, तो 2mg माइनस एम नॉट जी। क्या निकालना क्या है हमें यहां से? किसकी वैल्यू निकालनी है? एम नॉट की। एम नॉट को इधर उठा लाओ, तो एम नॉट जी इज इक्वल टू 2mg माइनस 2b। तो यहां से एम नॉट आ गया 2 कॉमन, g से डिवाइड करोगे तो m माइनस 2b बाई जी। 2 कॉमन और m माइनस 2 तो कॉमन ही ले लिया तो वहां 2 नहीं आएगा, b बाई जी। तो इन दो सवालों ने आपको यह सिखाया कि एक होता है बॉइंट फोर्स और एक होता है विस्कस फोर्स। हालांकि ये चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स में आनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ने यूज करवा रखा है, तो छोटा छोटा पॉइंट था, थोड़ा सा ये 9th में भी आ जाता है, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं। पहले आप ये बताओ, क्या ये दो सवाल दोनों क्लियर हो गए हैं कि नहीं सभी को? हाँ भाई, जिन्होंने भी पूछे थे उनको भी या बाकियों को भी क्लियर हो गए दोनों कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अभी एक बच्चे ने कौन सा सवाल बोला था? 8? यस सर। ठीक है, 8 देखो, एक अच्छा सवाल है 8, ध्यान से देखिए। रेनड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम। एक रेनड्रॉप है, उसका रेडियस है 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर, एंड मास आपका दिया है 4 मिलीग्राम। एसआई में कन्वर्ट करना है, ये जी ग्रेविटी वाला नहीं है, तो 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ये दिया गया है। ठीक है, अभी कहते हैं दीज आर फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए बाल्ड पर्सन। ये क्या है? सर सर गंजा सर। और ये क्या है? ड्रॉप। ट्रेन ड्रॉप। ठीक ट्रेन ड्रॉप है। हाँ, नीचे आदमी है और उसके सर पे ड्रॉप है। तो ये लिखता है कि
एज्यूमिंग इक्विवेलेंट ना द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट। ड्रॉप की इनिशियल स्पीड टकराने से जस्ट पहले थी 30 मीटर पर सेकेंड एंड टकराने के जस्ट बाद उसकी स्पीड कितनी होगी है 0, रेस्ट पे आ गई। ये लिखता है कि assuming equivalently that the drops cover a distance equal to the radii on the head। ये कहता है रुकते रुकते जो ड्रॉप ने डिस्टेंस चली है, मतलब सर के टकराने के बाद और कितनी डिस्टेंस चल के वो ड्रॉप रुकी है, that distance covered is equal to radius। मतलब ये ड्रॉप यूं आके आधी दब गई है, r के बराबर ये डिस्टेंस चली इसने। तो estimate the force exerted by each drop on the head। भाई ये किस किस से हो गया ये वाला सवाल। Estimate the force exerted by each drop on the head। देखो नहीं हुआ, अभी समझिए इसको। सबसे पहले आप ड्रॉप का रिटार्डेशन निकालो। मान लो ड्रॉप में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a नॉट, सपोज ड्रॉप में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a नॉट, तो आप इस इक्वेशन का यूज करो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 30 प्लस 2 इंटू ए, वो नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर है और हमने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, और एस है उसका रेडियस जो है वो एस है। क्वेश्चन में दिया कितना डिस्टेंस चला, तो यहां से ए नोट आया 30 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इट्स रेडियस, तो ए नोट आ गया 30 स्क्वायर बाई 2r मीन्स 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू r आपका है 10 टू पावर -3, 2 से 15, 15 और 3 45, 450 गुणा 10 की पावर -3, तो एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन उसका आ गया 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो ये बताओ क्या ड्रॉप का रिटार्डेशन पहला स्टेप समझ में आया, कैसे निकाला हमने? अरे फिर आप लोग पूछते क्यों नहीं, जब अगर सवाल हो नहीं रहे हैं, ये तो किसी भाई ने पूछ लिया बीच का। देखो मैं कहता हूं आप टाल क्वेश्चन मत करो, मन में आया 10 में से 2 सवाल कर लिए या आंसर देख देख के थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, ऐसे नहीं, ढंग से क्वेश्चन करो ना, तो एक बुक भी सफिशिएंट रहती है ढंग से अगर करें तो। कई कहते हैं कि एच.सी. वर्मा सर पहले तो ठीक रहा करती थी, अब तो वो लेवल नहीं रहा। भाई एच.सी. वर्मा बुक का तो वही लेवल है। दूसरी बात, आप तो 11वीं में पहली बार हुए, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले से सारा कुछ कर रखा है, तो हर नए बच्चे के लिए एचसीवी का वही लेवल है। और तीसरी बात, जेई मेंस और एडवांस का लेवल बढ़ा नहीं है पहले से। मैं आपको क्लियर बताऊं, पिछले 10 साल 20 साल में जेई मेंस एडवांस का जो लेवल पहले आया करता था उससे कुछ डाउन ही हुआ है, कुछ डाइल्यूट ही किया गया है और ज्यादा टफ नहीं किया है। तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा भी चक्करों में ना पड़े और जो एक लिमिटेड मैटर है वो ढंग से हम सोल्व करें। अब ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं एक बार फिर से, किस किस बच्चे ने 8वां सवाल सही किया? बिल्कुल सही। क्या नाम है, नाम बताओ। पूजा। ऐसा है कि इसमें ना ऑप्शन वैसे भी मैच हो जाएगा, एक गलती करके भी ऑप्शन मैच हो जाएगा बिना हम ये रिटार्डेशन निकालें और सब कुछ करें तो भी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आना है। देखिए इसके बाद देखो क्या है, अब मैं बनाऊं एफबीडी ऑफ बॉल। तो बॉल पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो नीचे mg जो उसका मास है इंटू जी, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो सर ने लगाया होगा, और जो बॉल की एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ आई है। बॉल लगा लो, एक ही बात, कोई बात नहीं, ड्रॉप है वो बॉल की तरह ही है, ठीक है ना। ड्रॉप लगा लो यहाँ पे, एफबीडी ऑफ ड्रॉप। तो ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए न्यूटन्स लॉ लगा दो। क्या इक्वेशन बनेगी? n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए नोट, और यहां से n बराबर आया m इंटू जी प्लस ए नोट। ये एग्जैक्ट आंसर होगा। अब सुनो, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है कि एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्रॉप ऑन द हेड अगर n है, तभी तो भाई हेड ऑन द ड्रॉप n है, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर मैं ये n कैलकुलेट कर दूं तो वो ये n आ जाएगा। सवाल में तो हमसे ये वाला n पूछा है,
लेकिन हम ये n कैलकुलेट कर लें तो भी ये आ ही जाएगा। क्लियर? तो देखिए चिराग यादव, ये कौन है आपकी क्लास में? चिराग यादव पता नहीं सर। अभी अभी मैंने एडमिट किया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो अब सुनिए, इसके बाद सुने, ये n तो ये आ गया। पूजा क्या आपने mg आंसर निकाला था या m इंटू जी प्लस ए नोट निकाला था? मैंने तो डायरेक्ट यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्या लिया था? एक्सेलरेशन क्या लिया था, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। अब देखो 4.5 into 10 raised to power 5। ना, ऐसे नहीं होगा। यहां देखो सही आंसर तो ये होगा n इज इक्वल टू m, मास है 4 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू जी आपका होगा 9.8 प्लस 0.45, ये होगा। तो ये आपका बना 4 इंटू 10⁻⁻3। इन्होंने एक ड्रॉप पे मास पूछा है ना, हाँ, एक सिंगल ड्रॉप पे आपको मास बताना है कि भाई कितना होगा, ये आपको बताना है। और इसको अगर आप थोड़ा ऐड करते हो, कितना आएगा? 5, 8 और 4 12 और 9 और 1 10, 10.25। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 4 2 8 10, 41 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये आ रहा है 0.041 न्यूटन। इसका ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर तो है 1.8 न्यूटन। 1.8 है। हाँ, रुको, हमने कहाँ पे क्या गलती की है इसमें? एक्सेलरेशन गलत निकाली हुई है। दोबारा देखता हूँ मैं। एक्सेलरेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0, u स्पीड कितनी दी थी इसकी? इनिशियल स्पीड जब वो ड्रॉप आके टकराती है, हाँ यही है 30 मीटर पर सेकेंड। और जो इसका रेडियस है दैट इज 1 mm, और इन्होंने बोला है कि रेडियस जितना ही ये चलेगा, डिस्टेंस उतना ही चलेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू रेडियस, तो यहां से a आ गया 30 स्क्वायर अपॉन 2r, 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू r। रेडियस आपका दिया गया है 1 mm, 10 टू पावर -3, ये हमने नीचे लिखा। अच्छा, 10 टू पावर -3 तो इसमें नीचे था, 10 टू पावर -3 तो इसमें नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻³ प्लस 3। तो ये कितना होगा? 45 0 और 1 2 3 इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हम वहां कर गए थे। अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर तो होगा ये। अब मैं क्या बताना चाह रहा था, जैसे पूजा ने किया, इन्होंने खाली m इंटू ए नोट निकाल दिया, और वो भी आंसर से मैच हो रहा है, बिकॉज उसका एक कारण है। ए नोट इतना बड़ा है, ए नोट आपको दिख रहा है कि ए नोट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन जी। यस सर। तो इसका मतलब आप g प्लस ए नोट या ए नोट प्लस जी को नियरली ए नोट लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ जाएगी m इंटू ए नोट। अब m इंटू ए नोट आपने किया तो m तो है 4 इंटू 10 टू पावर -3 और इंटू ए नोट वो है 45 इंटू 1 2 3 4 10⁻⁴, 45 इंटू 10⁻⁴। क्या अब भी आ रहा है कि अब भी नहीं आ रहा है? ये तो अब भी बहुत ज्यादा जा रहा है। आ जाएगा सर। चलो ठीक है, अब सुनो, बात सुनो। इसमें जो मेन बात है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन आ रहा है, जब तो आप ये अप्रोक्सीमेशन करके दे के आ सकते हो। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर कर आते हैं m इंटू ए नोट, जबकि इसका आंसर m इंटू ए नोट नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? m इंटू जी प्लस ए नोट। तो अगर ये क्वेश्चन बिना न्यूमेरिकल वैल्यूज के आए तो आपको ये आंसर देना होगा, ना कि m इंटू ए नोट। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आ रहा है तो ए नोट इतना ज्यादा है, कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो g को, और उससे फिर ये सोल्व हो रहा है। सर एक बार ये करना, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, 170 आ रहा है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बताओ। अभी भी नहीं हुआ क्या? 10⁻³ मास कितना है एक ड्रॉप का? एक मिनट में देखता हूं इसमें
क्वेश्चन नंबर 8, मास है 4 मिलीग्राम, मास आपको दिया है 4 मिलीग्राम, तो 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम नहीं होगा, 4 इंटू 10⁻6 किलोग्राम होगा। कुछ एक दो गलतियां हमने पहले कर दी थी लिखने में। मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को ग्राम में नहीं, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये यहां गलती से ये लिखा हुआ था, तो 4 इंटू 10⁻6 इंटू दिस क्या याद आएगा, 1.8 न्यूटन। यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि इसमें देखो दो बातें हमें सिखाई हैं। एक तो ये वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक तो हम जानबूझ के 12th वालों को भी सिखाते हैं, चार्ज पार्टिकल लेके, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर जाते हैं। ग्राम में मास दिया होगा, सॉरी मिलीग्राम में मास दिया होगा, ऐसा यूनिट ग्राम नहीं होती है, बच्चे अक्सर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें कहां तक पहुंचाना होता है, उसे कहां तक पहुंचाना होगा, किलोग्राम में, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी बात, आंसर देख के बच्चा सोचता है कि आंसर ये है m इंटू ए नोट, जबकि एग्जैक्ट आंसर होगा m इंटू जी प्लस ए नोट। वो तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ये होगा। इसलिए एक अच्छा सवाल था जिसपे आप ध्यान देना। क्लियर है, ठीक है। मैं एक सवाल और बता रहा हूं, अभी इसमें एक और बच्चे ने भेजा था इसी HCV का ही, और उसके बाद फिर मैं एक बार वेरिएबल मास सिस्टम वाला पार्ट पूरा करूं, और HCV के और डाउट है तो आप पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कैसे भी पूछ लेना। एक बच्चे ने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, देख लो। A man has fallen into a ditch of width d and two of its friends are slowly pulling him out। पूरा नहीं करवा रहा हूं मैं, बस जस्ट एक हिंट दे रहा हूं कि क्या है ये। इस तरह का कोई डायग्राम है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक वर्ड आया हुआ है स्लोली पुलिंग। स्लोली वर्ड कहीं भी आए तो इसका क्या मतलब लेना है, आप बताओ। इसमें लिखा है स्लोली पुलिंग, तो स्लोली वर्ड कहीं भी आए तो इसका क्या आंसर लेना है सर, एक्सेलरेशन 0। हाँ, स्लोली पुलिंग में आप ये मान के चलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कभी भी 12th तक कहीं भी ये वर्ड आए याद रखना, और इसका मतलब है कि आपको एक्सेलरेशन कितना मानना होगा, 0। ठीक है ना, ये अपने आप आपको अज्यूम करना होगा जब भी ये वर्ड आता है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें नीचे एक मैन है, उसको एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो सेपरेशन है वो d है। ये बड़ा सिमेट्रिक सा डायग्राम है। इस तरह का काम है। अच्छा, इसमें लिखता है कि फाइंड द फोर्स ऑन द मैन व्हेन इट इज एट ए डेप्थ h। एक बात तो आपको ये निकालनी है कि जब ये आदमी h डेप्थ पे है तो कितना फोर्स होगा। देखो, जब ये इंसान यहां पे होगा, यहां से डेप्थ h है, तो आपको निकालना है फोर्स, कौन सा फोर्स, जो ये दोनों आदमी लगा रहे होंगे। सपोज इधर फोर्स है F, इधर फोर्स भी है F, तो ये भी F होगा, ये भी F होगा। इसका अगर मैं FBD बनाऊं तो इस पे नीचे लग रहा है mg, और मैंने माना कि किसी भी वक्त ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा बाई सिमेट्री। तो अब अगर आप फोर्स बैलेंस करो, वर्टिकली फोर्स बैलेंस करो, तो एक छोटी सी इक्वेशन बन रही है कि 2f cos थीटा इज इक्वल टू mg। बताओ, एक सिंगल इक्वेशन है, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनाई है हमने। वर्टिकली दोनों f के कंपोनेंट, यहां से अगर मैं f निकालता हूं तो f इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा, f इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा। उसके बाद cos थीटा यहां से निकाल लो इस ट्राइंगल से, ये है d/2, ये है h। तो अब आप आगे कर सकते हैं, पाइथागोरस से ये निकाल लो और cos थीटा हो जाएगा h अपॉन दिस। ये तो f आ गया। अच्छा, इसके फर्स्ट पार्ट में लिखता है कि शो दैट ये जो फोर्स लगाया है दोनों ने इक्वल, दिस इंक्रीजेस एट द मैन मूव्स अप। तो ये बताओ, जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा कि थीटा कम होगा, बताओ इस डायग्राम को देख के। बढ़ेगा। एज द मैन मूव्स अप, जैसे जैसे आदमी ऊपर चलेगा थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा क्या होगा, कम होगा।
और cos थीटा कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो इसका मतलब f क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं वो वाला पार्ट पूरा कर लेता हूं जो आपका वेरिएबल मास सिस्टम चल रहा था। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ लेना। अभी हम वेरिएबल मास सिस्टम वाले पार्ट पे आगे चल रहे हैं, और मैं फिर कहता हूं अगर किसी ने HCF का ये चैप्टर पूरा नहीं किया है तो पूरा कीजिए, क्योंकि आप कहीं और से भी क्वेश्चन करते हैं। बता दो सर, क्या 16 बच्चे हो गए सर, टाइम बता दो पेपर का। टाइम आप बताओ, मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्या टाइम चाहते हो आज? 25 क्वेश्चन 100 नंबर का जो टेस्ट है उसका। शाम को ले लेना। हाँ ठीक है, हम बहुत रात नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत 4 बजे या 7 बजे सर? सर बहुत रात करते ना सर। 5 बजे ले लें, 5। अक्कल है सर, ये 5 बजे खेलने का टाइम होता है। तो भाई 5 बजे नहीं, 5 बजे में भी काम होता है। यस सर, 4 सही है। तो ये लो ना आप 4 बजे। यस सर। भाई मुझे अगर अभी 16 बच्चे हैं, क्या 16 पार्टिसिपेंट है, 16 बच्चे हैं क्लास में? बच्चे तो होते हैं सर। तो यार ये 14 बच्चे तो जरूर अवेलेबल हो टेस्ट में। उस दिन भी थे 13 बच्चे, एटलीस्ट 14 बच्चे जरूर अवेलेबल हो और ये टेस्ट जरूर दें आप, ठीक है। टेस्ट हम 4 बजे आपका टेस्ट ले रहे होंगे और आप ये टेस्ट जरूर दें आज। चलिए देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो वेरिएबल मास सिस्टम हमारा चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल थ्रस्ट फोर्स पढ़ाया था और उस पे वो ऊंटगाड़ी टाइप सवाल भी बताए थे, मिट्टी गिरती जाए या बढ़ती जाए, वो आगे समझ में किस तरह से निकालने होते हैं। हाँ भाई, थ्रस्ट फोर्स आया कि नहीं आया समझ में? अब हम रॉकेट के बारे में पढ़ रहे होंगे कि एक रॉकेट जो होता है उसमें क्या होता है कि लगातार उसका मास कम होता चलता है। कारण क्या है कि रॉकेट के फ्यूल बर्निंग होती रहती है और इससे उसका मास कम होता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। ये मैंने भाई एक रॉकेट बनाया। अब रॉकेट ऐसा तो नहीं होता पर ठीक है, हमने मान लिया रॉकेट है और इसका इनिशियल मास मान लीजिए m0 है। इनिशियल स्पीड अभी 0 मान लो, क्योंकि रखा होगा रॉकेट तभी तो स्टार्ट हुआ होगा। इनिशियल स्पीड हमने मानी इसकी 0। अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा, ये गैसेज इजेक्ट करता जाएगा, तो इसका मास कम होगा कि ज्यादा होगा बताओ? कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। एट t इक्वल टू 0 पे ये इसकी सिचुएशन है। मान लो किसी t टाइम पे रॉकेट यहां पहुंच चुका है एट t इक्वल टू t और इसका मास हो गया है m और इसकी स्पीड हो गई है v। इसका मास हो गया m और इसकी स्पीड हो गई है v, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, क्योंकि रॉकेट इतना ऊपर चल रहा होगा, हम ग्रेविटी वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो इस पे ना एक ही फोर्स होगा। वैसे तो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है mg नीचे, लेकिन अब mg तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत ऊपर है ये। तो एक ही फोर्स होगा और वो होगा थ्रस्ट फोर्स। अब देखो, जो गैसेज है वो रॉकेट के रेस्पेक्ट में पीछे आ रही होती है। गैसेज जो होती हैं रॉकेट के रेस्पेक्ट में पीछे आ रहे होते हैं विद अ वेलोसिटी u रिलेटिव। विद अ वेलोसिटी u रिलेटिव, u रिलेटिव मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट u रिलेटिव है पीछे की तरफ। तो आप यूं बताओ, थ्रस्ट फोर्स u रिलेटिव की डायरेक्शन में लगेगा रॉकेट पे या उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट। हाँ, क्योंकि मास इजेक्ट हो रहा है। कल ही हमने सीखा था कि भाई मास इजेक्ट हो रहा है तो u रिलेटिव जो है वो सॉरी पीछे है तो फोर्स आगे लगेगा, F थ्रस्ट आगे लगेगा। अब ये t टाइम की सिचुएशन है। सपोज t प्लस dt टाइम पे, t प्लस dt टाइम पे इसका मास क्या लिखूं मैं, m प्लस dm की m माइनस dm? सर m प्लस d। m प्लस dm, लेकिन क्योंकि मास कम हो रहा है तो dm की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव, और टाइम तो बढ़ ही रहा है तो dt आपका होगा पॉजिटिव। अब F थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, यहां v है
तो यहाँ वेलोसिटी मान लो v प्लस dv होगी, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो dv पॉजिटिव है, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो अब देखो मैं टी टाइम पे उस पर न्यूटन लॉ लगाता हूं, एक ही तो फोर्स है, F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया मैंने टी टाइम पे, एक ही तो फोर्स है F थ्रस्ट, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, उसका मास हमने माना m और इंटू ए। अच्छा, F थ्रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, U रिलेटिव इंटू डीएम बाई, रिलेटिव इनटू dm by dt। लेकिन यहां लिखा जाएगा U रिलेटिव इंटू माइनस डीएम बाई डी टी। बताओ क्यों? F थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड ये लिखा जाएगा, क्यों? डीएम नेगेटिव है। हाँ, डीएम नेगेटिव है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नहीं नेगेटिव होता। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर आपने एक और माइनस साइन लगा दिया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि डीवी पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा डीवी बाई डी। आप बताओ क्या ये न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनानी आ गई है कि नहीं यहाँ पे? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, न्यूटन लॉ वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, मास की टर्म्स एक साइड कर लो और वेलोसिटी की टर्म्स एक साइड कर लो, तो ये आपका बना 1 बाई यू रिलेटिव इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम इंटू डीएम। बताओ इससे ये इक्वेशन आ गई समझ में, कैसे बनाइए? ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, यू रिलेटिव कांस्टेंट है, देखो कि रॉकेट की स्पीड बढ़ती रहे, यू रिलेटिव ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, यू रिलेटिव का मतलब था वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, चाहे रॉकेट कितनी स्पीड से चलता रहे, विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट ये कांस्टेंट स्पीड से निकलते रहते हैं। इंटीग्रल डीवी माइनस 1 बाई एम डी एम। चलिए इसमें लिमिट लगवाओ, आप कहां से कहां लगेगी? हाँ जी, लिमिट कहां से कहां लगेगी? देखो इनिशियल मास कितना था, इनिशियल मास, और इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। और किसी भी m मास पे हमने मानी है कि स्पीड कितनी है, वेरिएबल लिमिट हमने लगाई ताकि एक फॉर्मूला सा हमारे सामने निकल के आए। तो ये आया 1 बाई यू रिलेटिव, इंटीग्रल डीवी होता है v, और जब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln m, और उसमें लिमिट पुट करोगे तो ln के m माइनस ln m नॉट। लास्ट में बस एक फॉर्मूला सा बन जाएगा अभी, जो हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं रॉकेट वाले क्वेश्चंस में। तो दिस इंप्लाइज, ये देखिए ये बना v अपॉन यू रिलेटिव इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो ln m नॉट माइनस ln m बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ln मतलब log टू द बेस e। आपने मैथ्स में पढ़ दिया क्या लॉगरिथम पूरा? हाँ, तो बस तो फिर तो लॉग, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, ये कन्वर्जन आप सारे जानते ही हो। और यहां से बेसिक ही पढ़ा है, पूरा लॉग नहीं पढ़ा। तो कैसा, तो बेसिक ही यूज होगा, फिजिक्स में कौन सा ज्यादा यूज होगा? बेसिक यूज हो रहा है। फिजिक्स में तो जरा सा काम यूज होता है, u रिलेटिव इंटू लॉग टू m बाई m नॉट टू द बेस e। आ गया फॉर्मूला समझ में? रॉकेट वाले सवालों में, रॉकेट वाले क्वेश्चंस में किसी भी वक्त, अच्छा ये हमने एक गलती कर रखी इसमें, बताओ जब ये माइनस एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ln m नॉट अपॉन ln माइनस m, तो ये बनेगा m नॉट अपॉन m, ये बनेगा m नॉट अपॉन m। m नॉट बड़ा है कि m बड़ा है? m नॉट, तो m नॉट भाई m एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा होगा? एक से बड़ा होगा। तो इस लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? चलो यही मैं आपसे पूछता हूं, लॉगरिथम की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है? नहीं पता तो मैं बताता हूं, बताओ आप। लॉग की जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल आंसर, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव, पता है कि नहीं पता है? देखिए ये लॉग है, इसके आगे एक नंबर होता है और एक बेस होता है ना? log 10 टू द बेस e, log 10 टू द बेस 10, इस तरह से। log की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है? अगर
नंबर और बेस, नंबर एंड बेस दोनों ग्रेटर देन 1 हो, दोनों ग्रेटर देन 1 हो तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दिख रहा है ना ये ऊपर, या नहीं दिख पा रहा है? दिख रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं। अगर नंबर और बेस दोनों लेस देन 1 हो तो भी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नंबर और बेस दोनों यूनिटी मतलब 1 के एक साइड हो, या तो दोनों उधर हो या दोनों इधर हो। और अगर एक 1 के इधर है और एक 1 के इधर है, चाहे कोई सा भी इधर हो कोई सा भी इधर हो, मतलब एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो। देखिए n ग्रेटर देन 1 b लेस देन 1 तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव, n लेस देन 1 b ग्रेटर देन 1 तो भी लॉग की वैल्यू नेगेटिव। ये चार बेसिक बातें हैं लॉगरिथम के एक्सप्रेशन के बारे में। इफ द नंबर एंड बेस बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, 1 से दोनों एक साइड है तो लॉग पॉजिटिव होता है, और इधर उधर है तो लॉग नेगेटिव। और बेस 1 हो नहीं सकता है कभी, और नंबर अगर 1 है तो लॉग की वैल्यू 0 होती है। पता होगा ना अब ये सारी बातें, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लॉग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। एम नॉट बाई एम एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? एम नॉट बाई एम एक से बड़ा, एक से बड़ा। और ई होता है नेपियर्स कांस्टेंट। अगर आपने लॉग का थोड़ा बेसिक पढ़ा हो तो उसमें नेपियर्स कांस्टेंट नाम आया होगा, नियरली 2.7। तो ये भी एक से बड़ा होता है। इसका मतलब दोनों चीजें एक से बड़ी हैं तो इसलिए ये वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और ये ऊपर ही जा रहा होगा। ये आ गया क्या समझ में? और यूं और बताओ, कई बार क्वेश्चन में log 10 में कन्वर्ट करना पड़ता, बेस 10 में। तो अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता होना चाहिए 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही फॉर्मूला ये बन जाएगा log टू द बेस 10 m नॉट बाई m। पढ़ी है ना ये चीज log में कन्वर्जन वाली? हाँ तो ठीक है। तो रॉकेट वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, रॉकेट वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और एक और चीज, अगर कभी किसी सवाल में पूछ ले एक नाम, बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। बर्नट आउट स्पीड का मतलब है कि जब सारा फ्यूल खत्म हो चुका है, जब सारा फ्यूल बर्न हो चुका है, मतलब मास मिनिमम हो चुका है रॉकेट का, उससे कम मास नहीं होना। यानी कि जब मास मिनिमम हो चुका होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी, और वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसे बोलते हैं बर्नट आउट स्पीड। बर्नट आउट स्पीड का मतलब है व्हेन m इज इक्वल टू रेजिडुअल मास। जब इस फॉर्मूले में जो बचा कुचा मास है लास्ट का, m की जगह जब रेजिडुअल मास पुट कर देंगे तो जो स्पीड निकल के आएगी उसे हम बोल दिया करते हैं बर्नट आउट स्पीड। मतलब वेरिएबल मास सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल है ये रॉकेट। आप बताओ क्या ये वाला टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं? रॉकेट वाला क्वेश्चन अभी लेते हैं, इस पे ये फॉर्मूला यूज करना है, ये याद रखना है वेलोसिटी क्या है क्या नहीं। देखिए रॉकेट प्रोपल्जन पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इसमें दिया है कि भाई एक रॉकेट मोटर है, इट कंज्यूम्स 1 क्विंटल ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। खतरनाक की स्पीड होती है इनकी तो कंजप्शन की। इट कंज्यूम्स 1 क्विंटल ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। एक क्विंटल का क्या मतलब होता है? कितने किलोग्राम? 100। हाँ तो देखो एक सेकेंड में इतना फ्यूल खा जाता है। अच्छा, जो एग्जॉस्ट स्पीड है यानी कि यू रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट ही दी होती है हमेशा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी नहीं देते हैं। तो जो यू रिलेटिव है वो भी बड़ी खतरनाक है। गैसेस किस स्पीड से निकल रही हैं? देखो एक बार आप सोच के देखो ये क्या स्पीड है। ये तो नॉर्मल रॉकेट है, कोई जेट प्लेन नहीं है कि जो बहुत खतरनाक स्पेस में जा रहा हो, नॉर्मल सा रॉकेट। और उसकी देखो यू रिलेटिव, निकलते ही 1 सेकंड में कितनी दूर चली जाती हो गैसेज? 5 किलोमीटर। तो बड़ी खतरनाक स्पीड है ये। तो आपसे मैं 2 बातें इसमें पूछ रहा हूं। पहला सवाल, फोर्स exerted by gases on the rocket। रॉकेट पे गैसेज ने कितना फोर्स लगाया? सबसे पहली बात तो ये।
और दूसरा सवाल, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट when its mass reduces to 1/100th of its initial mass, of its initial value। देखो ये इनमें भी डिफरेंस है, reduces to एंड reduces by। अगर reduces by कहीं लिखा हो तो मतलब इतना कम हो गया है, और reduces to लिखा हो तो मतलब फाइनली इतना रह गया है। चलिए ये दो सवाल कर लें, कीजिए, आप ट्राई कीजिए। पहले सवाल का जवाब दीजिए, थ्रस्ट फोर्स ही लगता है और कोई फोर्स ही नहीं लगता है, तो थ्रस्ट फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा वो देख के आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है थ्रस्ट फोर्स का? U relative into dm by यू रिलेटिव इंटू मॉडुलस ऑफ डीएम बाई dt, क्योंकि वो नेगेटिव होता है रॉकेट में। यू रिलेटिव आपका है 5000 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड। और डीएम बाई dt देखो, डीएम बाई dt दे रखा है 1 क्विंटल पर सेकंड, मतलब उसका मोड लेना, वो तो नेगेटिव है क्योंकि वो कम हो रहा है। तो 1 क्विंटल का मतलब है 100 kg पर सेकंड। कितना हो गया ये? 5 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। तो जो थ्रस्ट फोर्स इस पे लग रहा होगा रॉकेट पे, दैट इज 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। बताइए, पहला पार्ट आ गया समझ में, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसकी स्पीड पूछी है, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी जब मास इनिशियल मास का 100 टाइम्स हो गया, 1/100 टाइम्स हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसके लिए? 2.3026 हाँ देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.3026 इंटू यू रिलेटिव इंटू log टू द बेस 10 m0 अपॉन m, और m क्वेश्चन में दिया है m0/100, है ना। m जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है m0/100। तो हमने ये वैल्यूज इसमें रखी 2.3026, यू रिलेटिव है 5000 SI यूनिट में, और ये बन गया log 10 log ऑफ 100 टू द बेस 10। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, और log 10 टू द बेस 10 कितना होगा बताइए? 1। तो ये 2 आ गया है, तो 5000 गुना 2 10,000, 2.3026 इंटू 10,000 मीटर पर सेकेंड। 1000 हटा लो किलोमीटर में बदलने के लिए, तो वेलोसिटी आ गई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 किलोमीटर पर सेकेंड। 0.026 मैंने हटा दिया वैसे ही, तो जो वेलोसिटी निकल के आई दैट इज नियरली 23 किलोमीटर पर सेकेंड। तो रॉकेट वाले क्वेश्चंस में कैसे वेरिएबल मास सिस्टम का यूज है, क्या यहां तक बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने ग्रेविटी को इग्नोर किया है, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में वो कह दे कि भाई ग्रेविटी भी कंसीडर करनी है, बाय चांस, वैसे तो अक्सर ऐसा नहीं बोला जाता है, तो उस केस में ये जो आपकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू log ऑफ m0/m माइनस gt और कर दिया करो कि भाई अगर t टाइम हो गया चलते चलते तो वैसे तो स्पीड इतनी बढ़ जानी थी, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसमें हम एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि ग्रेविटी कांस्टेंट है, जबकि ग्रेविटी इतनी ऊपर तक कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसीलिए ग्रेविटी देते नहीं है। फिर भी अगर किसी सवाल में जबरदस्ती वहां पे ग्रेविटी का फैक्टर इंक्लूड कर दिया गया, अगर वहां बोला गया कि ग्रेविटी लेनी है, तो आप बस एक चीज कर लेना कि अगर वहां पे टी टाइम हो चुका है, कहीं ना कहीं टाइम का अंदाजा होगा, तो जो स्पीड आ चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन माइनस जीटी और कर देना कि ड्यू टू ग्रेविटी टी टाइम में इतनी स्पीड कम हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। रॉकेट वाला पार्ट आया कि नहीं आया समझ में बताओ?
Yes, sir. ठीक है, रॉकेट पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, लास्ट सवाल। आप ये बताओ, आपको वो वाले क्वेश्चन करने आ गए एचसीवी में जो ये बंदर की पूंछ वाले हैं, या जहां पे पूंछ ब्रेक हो सकती है, या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई बात कहीं आती है तो, या कोई डाउट है उनमें, या पहुंचे ही नहीं हो अभी? नहीं है सर। देखो एक बार सुन लीजिए, रॉकेट तो कोई बात नहीं, और सवाल होगा नहीं होगा, इधर सुनिए। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रोप, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रोप का मतलब होता है कि मैक्सिमम टेंशन दैट the rope can withstand। ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन वो रस्सी झेल सकती, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। अब इनमें क्या होता है, जैसे कभी भी ये कोई रोप है, कोई भी आपको रोप दी गई है और इस पे कोई इंसान चढ़ रहा है, सपोज कीजिए वो इससे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब अगर ये आदमी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो, सपोज ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये कोई ब्लॉक नहीं है, ये मैन है, ये ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक में तो क्या होगा, रस्सी चलेगी तो ब्लॉक चलेगा, लेकिन आदमी तो खुद अपने आप ऊपर जा सकता है। कैसे? अगर आदमी रस्सी को इतनी तेजी से दबा ले, इतनी तेजी से खींच ले अपने वेट से ज्यादा, अगर आदमी रस्सी पे इतना फोर्स लगा दे अपने वेट से ज्यादा, तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ रस्सी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी ऊपर, और वो फोर्स उसके वेट से ज्यादा है तो आदमी ऊपर चलने लगा। मतलब आदमी ने रस्सी को खींचा है टी टेंशन से, बदले में रस्सी ने भी आदमी को खींच रखा होगा टी टेंशन से। तो अब अगर मैं एफबीडी इस मैन का बनाऊं, मैन का मास मैंने माना m, तो देखो मैन पे एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा mg, दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा मैन पे? एक फोर्स तो नीचे लगा mg, दूसरा फोर्स जो मैन पे लगा वो ज्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, और वो है टेंशन T। और अब जैसा कि कहीं दिया हो कि इसमें एक्सेलरेशन है a, इसमें एक्सेलरेशन है a, तो क्या इक्वेशन बनेगी? ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हुए चले तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a, और यहां से जो T आया दैट इज mg माइनस mg प्लस ma। अब मान लो सवाल इस तरह से आ जाए कि कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से बच्चा ऊपर चढ़ सकता है ताकि रस्सी ना टूटे, तो आप यहां से a निकाल लो, पहले a निकाल लो। a आ गया T माइनस mg अपॉन m, यानी कि a की वैल्यू आ गई T बाई m माइनस g। अब देखो T जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी, है ना भाई? आ रहे समझ में? यहां से T जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी, T जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो इट मींस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जो T की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी हो वो डिवाइडेड बाई m और माइनस g। तो इस तरह से यूज है इन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का, वो चीज पूछ हो या सिंपल वैसे कोई सवाल हो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का यूज आपको इस तरह से लेना है क्वेश्चंस में, है ना? एचसीवी वर्मा में बंदर वाले सवाल एक दो, ठीक है? तो इसके बाद ट्राई करना, अगर वो नहीं किए हैं तो आप इसके बाद ट्राई करना जो मैंने बीच में बताया। अच्छा, इसके बाद देखो रॉकेट से हटके मैं वेरिएबल मास सिस्टम पे एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, आखिरी सवाल वेरिएबल मास सिस्टम पे। देखिए एक यूनिफॉर्म चेन है, आयरन चेन हो सकती है इस तरह से, ये एक यूनिफॉर्म चेन है और इसका जो पूरा मास है दैट इज L, और ये ऊपर से बांध रखी थी, ऐसे लटकी हुई थी, और इसका मास है m0, ठीक है? हवा में यूनिफॉर्म चेन है, बस ये टेबल को जस्ट टच कर रही है, ये लगा लो, जस्ट टचिंग द टेबल, और ये ऊपर बंधी हुई है, इस तरह की कोई अरेंजमेंट है। L इसका मास है, m0 ये है, एक थ्रेड से ऊपर से हैंग कर रखी है,
और ये सरफेस को टच कर रही है। अब मान लो थ्रेड टूट गया एंड द चेन फॉल्स फ्रीली, ये बोला गया कि ये ब्रेक हो गया यहां से, एंड साथ ही साथ बोला गया चेन फॉल्स फ्रीली, मतलब जी एक्सेलरेशन से ये चेन नीचे आने लगी। इस तरह का काम चल पड़ा। और साथ में एक क्वेश्चन ये दिया है कि जो फॉलन पार्ट है वो एक हीप नहीं बना रहे हैं, गुड्डा मतलब इस तरह से इकट्ठा नहीं होता जा रहा है, वो जैसे आगे बढ़ने लगी, कोई फ्रिक्शन नहीं और वो आगे बढ़ने लगी। नो हीप इज फॉर्म्ड, ताकि जो भी चेन गिरे पूरी नीचे तक आए, टेबल तक आए। पहले एक बार बताओ क्या सवाल में क्या है, क्या यहां तक समझ में आया? इस क्लास का आखिरी सवाल है ये, वेरिएबल मास पे आखिरी सवाल। यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एल लेंथ की चेन है, ऊपर बंधी हुई एक रस्सी से या धागे से, नीचे जस्ट वो ग्राउंड को टच कर रही थी, किसी वजह से धागा टूट गया, तो एम नॉट मास की चेन नीचे फ्री फॉल होने लगा और नीचे वाले हिस्से से कोई इकट्ठा नहीं होता जा रहा है और वो पार्ट बस आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह का काम हो गया। तो आपको ये निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन, कब? जब आधा पार्ट चेन का इस पे आ चुका है। फाइंड द force exerted by table on the chain when half of its part has fallen on the table। सोचो भाई क्या होगा? जिसका आधा पार्ट गिर चुका होगा उस वक्त। अच्छा देखिए, सुनिए इधर, जब आधा पार्ट टेबल पे होगा और आधा पार्ट ऊपर होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा? पहली बात, चेन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा? पूरा मास एम नॉट था, एम नॉट बाई 2 मास यहां पे है, तो इस एम नॉट बाई 2 मास का वेट हो गया एम नॉट बाई 2g, और ये आराम से वर्टिकली रुका हुआ है। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन टेबल ने लगाया, बाई टेबल ऑन द चेन हमें फोर्स निकालना। तो पहले तो ये बताओ एन कितना होगा, बता दीजिए अब तो डायग्राम देख के। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? हाँ, एम नॉट जी बाई 2। ये बताओ ये इतना आया क्या समझ में यहां तक? ठीक है। और जब ये सवाल आता है तो एक ऑप्शन ये भी मिलता है और आधी क्लास तो ये टिक कर जाती है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही है फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द चेन, तो ये तो सीधा ही नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है। लेकिन यहां एक सवाल, एक फोर्स बच्चा भूल जाता है। क्या यूं बताओ, क्या मास ऐड होता जा रहा है कि नहीं टेबल पे? यस सर। तो एक और फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं थ्रस्ट फोर्स, वो भी टेबल पे लगेगा, और जब चेन ने टेबल पे लगाया होगा तो टेबल ने चेन पे भी लगाया होगा। यानी कि फोर्सेस बाय चेन ऑन टेबल वो दो लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक थ्रस्ट फोर्स। दो लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स की मैं बात करूं, आप बताओ चेन का पार्ट ऐड हो रहा है टेबल पे कि इजेक्ट हो रहा है? सर ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है, तो फोर्स यू रिलेटिव की डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में? सर यू रिलेटिव की डायरेक्शन। हाँ, टेबल पे, टेबल है सिस्टम, चेन ही टेबल है सिस्टम, टेबल पे जो फोर्स लगेगा थ्रस्ट फोर्स वो यू रिलेटिव की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। अब यू रिलेटिव किधर है? टेबल तो रेस्ट पे ही है। टेबल जब रेस्ट पे है तो जो चेन की वेलोसिटी होगी वही यू रिलेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ हेडेड मास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, सिस्टम हमारा टेबल है जिसपे मास आके ऐड हो रहा है। अब मैं एक बार ये निकालूं कि इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है। सबसे पहले मैं ये निकालूं कि इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है। जब आधी चेन फोल्ड कर चुकी होगी, गिर चुकी होगी, तो कितनी लेंथ होगी ये चेन को चलते चलते? L/2। L/2।
फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है तो चेन कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है? जी एक्सेलरेशन से L/2 लेंथ आई, और जब इनिशियली ये टूटा होगा तो इनिशियल स्पीड 0, तो बताओ स्पीड कितनी गेन कर चुका? v² = u² + 2as। तो जो चेन के इस पार्ट की स्पीड होगी कब? जब ये L/2 चल चुका है, फ्री फॉल हो रहा है, 2 × g × L/2, तो आप बताओ इस पार्ट की स्पीड कितनी होगी? हाँ, √GL इस पार्ट की जो स्पीड है। और टेबल रेस्ट पे है, टेबल के रेस्पेक्ट में जो एडेड मास है उसकी वेलोसिटी नीचे है, और वो u रिलेटिव ही है √GL। तो अब बताओ टेबल पे थ्रस्ट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ? नीचे। टेबल पे चेन ने 2 फोर्स लगाए हैं। टेबल पे एक तो लगेगा थ्रस्ट फोर्स नीचे, टेबल पे एक तो लगेगा थ्रस्ट फोर्स जो चेन ने लगाया नीचे। दूसरा, जब टेबल ने चेन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया ऊपर, तो भाई न्यूटन थर्ड लॉ, चेन ने टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया नीचे। और ये तो वेट है, ये चेन ने नहीं लगाया, ये जो है ये चेन के ऊपर लग रहा है, चेन का वेट है, ये नहीं देखना हमें। ये m0 g/2 तो चेन का वेट है जो इसने टेबल ने नहीं, अर्थ ने लगाया, उसको नहीं देखना। इस चेन में टेबल पे क्या क्या फोर्स लगाया? एक तो थ्रस्ट फोर्स नीचे और एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो नेट फोर्स आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन, दिस विल बी इक्वल टू F thrust + N। आ गया क्या समझ में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बताओ यहां तक आया समझ में? यस सर। अब N तो हमें पता है, N तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो N तो होगा m0 g/2। N का काम तो है जो बाकी मास रखा उसको बैलेंस करना, थ्रस्ट फोर्स नए मास की वजह से होगा, तो n तो m0 g/2। तो ऐसे सवाल में अगर पूरा भी आप कैलकुलेट ना कर पाओ तो कम से कम m0 g/2 से बड़ा ऑप्शन मार्क करके आना। कई बार ऐसा होता है यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं कुछ स्पेशल केस लेके, जैसे यहां देख लिया कि m0 g/2 से बड़ा होगा। अब बात है कि ये कैसे निकालें। अब देखिए इधर भाई बीच में फोन आ गया था, इधर देखो। अब बात यह है कि ये थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालें। u रिलेटिव तो हमने निकाल दिया, dm/dt कैसे निकाल के लाएं? dm/dt ये बताओ आप, dm/dt कैसे निकालें? बिकॉज u रिलेटिव तो हमने निकाल दिया, वो तो √GL है। अब dm/dt हम कैसे निकाल के लाएं, सवाल ये है। हाँ जी बोलिए। देखो dm/dt कैसे निकालें? dm वो मास है जो अगले dt टाइम पे आके ऐड होना है, और अगले dt टाइम पे जो लेंथ आके ऐड होनी है वो होनी है vdt। भाई अगर इस वक्त स्पीड v है तो अगले dt टाइम में कितनी चेन की लेंथ इस पे आ जाएगी? शिट यार, देखो इधर, अगर इस समय इसकी स्पीड है v, तो आप बताओ अगले dt टाइम में कितनी लेंथ टेबल के ऊपर आ जानी है चेन की? v × dt। और उस vdt का ही मास है dm, तो उस vdt का मास निकाल लो यूनिटरी मेथड से। भाई पूरी L लेंथ का मास कितना है? L लेंथ का मास m0। यूनिट लेंथ का कितना होगा? m0/L। तो हमें चाहिए vdt लेंथ का मास, क्योंकि अगले dt टाइम में dm मास आना है, तो vdt लेंथ का मास होगा m0/L × vdt। ये बताओ ये आया क्या समझ में यहां तक? तो मेरे पास dm आ गया m0/L × vdt, और मुझे dm/dt चाहिए तो dt को इधर उठा लो, तो dm/dt आ गया मेरे पास m0/L × v, और v हमने अभी निकाला था, v कितना है? √GL। तो मैं dm/dt निकाल चुका हूं यहां पे इस क्वेश्चन में। जो dm/dt होगा दैट विल बी इक्वल टू m0/L × √GL। अब बताओ थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? अब बता दो थ्रस्ट फोर्स। √GL × m0L √GL। हाँ, F thrust हो जाएगा m0/L × √GL × √GL। तो GL हो गया, L से L कट गया, तो ओनली कितना आया थ्रस्ट फोर्स इस वक्त?
एम नॉट जी। और नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है नीचे, एम नॉट जी बाई 2। थ्रस्ट फोर्स लग रहा है एम नॉट जी। अगर यही सवाल होता कि चेन को उठाया जा रहा होता, अगर चेन को उठाया जा रहा होता तो थ्रस्ट फोर्स नीचे ना लग के थ्रस्ट फोर्स किधर लगता, क्यों क्यों भाई ऊपर क्यों लगता बताओ? मास रिड्यूस हो रहा होता। मास रिड्यूस हो रहा होता तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगता है सिस्टम पे, अपोजिट टू यू रिलेटिव। अगर आप इसको उठा रहे होते तो यू रिलेटिव ऊपर होता कि नीचे होता बताओ? नीचे। अगर आप इसको उठा रहे होते चेन को तो यू रिलेटिव किधर होता, चेन की वेलोसिटी ऊपर होती कि नीचे होती? ऊपर। और क्योंकि मास हट रहा है तो अब फोर्स किधर लगता है, यू रिलेटिव से अपोजिट या यू रिलेटिव की डायरेक्शन में? अपोजिट। तो यानी कि तब भी अब थ्रस्ट किधर लग रहा होता, नीचे। आ गया ना समझ में? यूं इस तरह से गड़बड़ नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन का तो जवाब दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3/2 एम नॉट जी। चलिए भाई अब सुनो ये चैप्टर, अब बाकी तो आपके ऊपर ही, आप जो क्वेश्चंस करें अपने डाउट्स पूछते रहना। 4 बजे आपका टेस्ट है, सभी बच्चे जरूर दें टेस्ट। 100 मार्क्स का टेस्ट है, 4 से 5। और कोई डाउट हो अपने पूछ लेना बीच में। चलिए ठीक है। वेरिएबल मास थोड़ा सा इसका एक वो पार्ट है जो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जैसे मैंने आखिरी सवाल करवाया किस तरह से करना है। ठीक है चलो देखते हैं फिर आप टेस्ट में क्या करते हैं। थैंक यू।